तो ये जो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पशु विज्ञान केंद्र सिरियासत की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ ज़िले के काफ़ी प्रगतिशील किसान, बड़े प्रगतिशील किसान सज्जन जी और यहाँ सेंटर का स्टाफ और सभी सम्मानित किसान। बड़े समय से इस तरह की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता महसूस हो रही थी और एक नहीं, बकरी पालन पर कई ट्रेनिंगों की आवश्यकता है। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि हमारे वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर पशुपालन का जो साइंटिस्ट होता है उसकी पोस्ट खाली है, वैज्ञानिक है नहीं तो हम एक नहीं, दो नहीं, 5 जितनी इच्छा हो उतनी करवा देते हैं। लेकिन चूँकि वो करवाने के लिए उसका एक्सपर्ट आदमी भी तो चाहिए, तो वो नहीं है। उसके बाद में 1-2 बार मैंने भी इनसे भी बात की। मैंने कहा इस तरह से किसानों के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं बकरी पालन पर, और ज़िले में बकरी पालन बढ़ भी बहुत रहा है और बकरी पालन ज़िले के लिए एक बहुत ही अच्छा उद्यम भी है। और यहाँ की ज़मीन, यहाँ की जलवायु और यहाँ जो जिस तरह की वनस्पति है, जो जिस तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके हिसाब से बकरी पालन एक बहुत ही फायदे की चीज़ भी है। और आजकल राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बकरी पालन के ऊपर कुछ इस तरह के अनुदान वगैरह, लोन वगैरह, इनकी इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन भी कर रही है। लेकिन उसमें कई बार बात आती है कि भाई आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है क्या, उसका कोई सर्टिफिकेट है क्या, जब अपन अप्लाई करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। नंबर 2, चलो अनुदान की भी अगर हम छोड़ें, सपोज यूँ करें कि भाई हम हमारे स्तर पर करेंगे, तो भी कम से कम जो काम शुरू करते हैं तो उसकी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ कौन सी नस्ल की बकरी है वो सबसे अच्छी है, चाहे वो दूध देने में बात हो या बच्चे देने में बात हो या उसके मीट की बात हो, या यहाँ उसमें यहाँ के हिसाब से उसमें बीमारी कम आती है या उसकी बटवार अच्छी होती है। तो कौन सी नस्ल है जो हमारे यहाँ सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है। फिर दूसरी बात आती है उसमें कि उसको रोग और बीमारी से बचाएं, कब टीकाकरण करवाएं, कौन सा टीका उसमें लगता है, कौन से टाइम पर लगता है, साल में कितनी बार लगता है, कहाँ से लगवाना है, ये सब बातों की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात आती है उसमें कि उसके रहने की व्यवस्था। अपन जानते हैं कि अभी जैसे टेम्परेचर चल रहा है डे बाई, हालांकि इस साल अभी तक जो गर्मी पड़नी चाहिए वो पड़ी नहीं है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर अपने यहाँ 50 डिग्री तक जाता है, सर्दियों में अपने 0 और कई बार माइनस तक जाता है। तो दोनों तरह की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, एक तरफ 50 और एक तरफ माइनस, तो वो भी तो जिंदा जीव है बकरी की। तो उसको अगर हम सही से आवास की व्यवस्था करें, उसके रहने की व्यवस्था करें कि भाई सर्दियों में सर्दी से बचाएं, गर्मियों में उसको थोड़ा गर्मी से बचाएं, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। एक उसका खान पान, कि उसको हम क्या खिलाएं कि हमें प्रति पशु प्रति समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। अब खिलाने में ठीक है, कई लोग उनको खुला छोड़ देते हैं कि भाई जो मिल, लेकिन आजकल क्या है कि उसमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है। जो सार्वजनिक जगह है, चारागाह की जगह है, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। खेतों में भी जब से ये तारबंदी का सिस्टम आया है उसके बाद में स्पेशली इस बकरी की बड़ी दिक्कत आई है। भाई पहले ठीक है गांव में अपन खोल देते थे, जैसे ये टाइम है तो कुछ भी कोई नुकसान वाली बात नहीं, वो चल के आ जाती थी। लेकिन आजकल लोगों ने जो जब से ये तारबंदी हुई है तो वो हर जगह घर भी पड़ जाते हैं, हर जगह जा भी नहीं सकती है। तो उनका जो खुला चलने का जो स्थान है वो भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है ना। फिर उसमें ये अकेले सूखे चारे से भी काम नहीं चलता, अकेले हरे चारा है वो इतना पर्याप्त नहीं है, इतना है नहीं। अकेला दाना दें तो वो महंगा पड़ता है। तो उसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन की भाई कितना उसको सूखा, कितना उसको हरा, कितना उसको दाना, कितना उसको कोई मिनरल मिक्सचर वगैरह है ना, कोई विटामिन की आवश्यकता है। तो मोटी मोटी जो 4-5 चीज़ें हैं, नस्ल का पता हो कि कौन सी नस्ल यहाँ सबसे अच्छी, उसके खान पान का हमें पता हो कि उसको क्या खिलाएं कि हमारा लागत कम लगे और मुनाफा ज़्यादा मिले। तो बात वही होती है कि खर्चा कम, आमदनी ज़्यादा। अगर हम उसको 100 रुपये का खिला रहे हैं, 100 ही मिल रहा है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसको खान पान दाना ऐसा दें कि भाई खर्चा कम लगे, उसकी बटवार अच्छी हो, उसकी ब्यात अच्छी रहे, बच्चे ज़्यादा दे, बच्चों की बटवार अच्छी हो, दूध ज़्यादा दे, उसका वजन ज़्यादा बढ़े। तो खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद में उसकी आवास की व्यवस्था कि हम सर्दियों में उसको कैसे रखना है, गर्मियों में उसको कैसे रखना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट जो है बीमारी वाला वैक्सीनेशन की बात है, टीकाकरण की बात है, क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि इन पशुओं में इस तरह की बीमारी आती है कि अगर हमने टीकाकरण नहीं करवा रहा तो पूरा का पूरा झुंड खत्म हो जाता है। और कई बार खत्म भी नहीं होता, पशु मतलब ना मरता है लेकिन ना वो कुछ देने लायक रहता है। तो वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है कि उसका अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो, पूरा उसकी जानकारी हो, पूरा ज्ञान हो कि भाई कौन से महीने में लगाना है, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और मैंने कई काश्तकारों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो बड़े मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको खुद को पता रहता है कि कौन से महीने में लगाना है, वो खुद ही लगा देते हैं। मतलब किसी पैरावेट वाले के पास जाना या वेटनरी डॉक्टर के पास जाना, उसकी भी वो आवश्यकता नहीं समझते हैं। एक बार मैंने यूँ ही देखा, मैं कहीं जा रहा था तो भेड़ों का झुंड था, तो उनके जो मालिक थे नागौर साइड के थे, सुबह सुबह सबके मुंह में यूँ वो ड्रॉप शिकार था। हाँ, तो मैं रुका, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले साहब ये हम इनको खुराक दे रहे हैं। किस चीज़ की खुराक? कि हमें डॉक्टर ने बता रखा है और ये हम 15 दिन से, शुरू में 15 दिन से दिलवाया, फिर हमें महीने से देते हैं, क्योंकि हम तो जा रहे थे ना, वहीं पर हम खुद ही दे देते हैं। फिर वो बताने लगे, बोले साहब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, मुँह खोल के बूंद डालनी है, हम तो खुद इंजेक्शन ही खुद ही लगाते हैं, टीकाकरण ही खुद ही करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि वो काम ही काम को सिखाता है, अनुभव है वो बड़ी चीज़ है। तो इसलिए बकरी पालन का हमारे ज़िले में बहुत स्कोप है। जब कोरोना था तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें मिले थे KVK में, और उस टाइम हमारे पास में पशुपालन के साइंटिस्ट भी थे राठौर साहब। हमने ज़िले के अंदर 16 ट्रेनिंग प्रोग्राम बकरी पालन की करवाई थी, जा के अलग अलग गाँव में। लेकिन अब उनका ट्रांसफ़र हो गया और पशुपालन के वैज्ञानिक हमारे पास है नहीं, लेकिन काश्तकारों की बड़ी डिमांड है। और स्पेशली जो हमारा जहाँ हम बैठे हैं, ये मंडावा और अलसीसर ब्लॉक, तीसरा खेतड़ी और उदयपुर वाटी ब्लॉक, ये तो मतलब ऐसा एरिया है जिसमें बकरी पालन की सबसे ज़्यादा गुंजाइश संभावना है। अपने इस एरिया के अंदर थोड़े ट्यूबवेल कम हैं, खुला चढ़ने के लिए जगह है ना। अपन अलसीसर वगैरह की तरफ जाते हैं तो और ज़्यादा एरिया है, खेतड़ी उदयपुर वाटी में पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ खुला चढ़ने का थोड़ा स्कोप है। देखो ये ऐसा पशु है कि थोड़ा सा ये खुला घूमना फिरना भी पसंद करता है। मतलब ठीक है, हमने बांध के रखा है, इसको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको, जैसे अपन कई बार नहीं होता, कहीं जाते हैं 2 दिन 3 दिन कहीं निकल नहीं सकते, मान लो ऐसी परिस्थिति में है कि घूम फिर नहीं पाए, तो यूँ अपने आप को थकान सी महसूस होती है कि यार ठीक है मैं आराम तो कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो ये भी एक ऐसा पशु है जिसको थोड़ा घूमने फिरने की भी इसको ज़रूरत महसूस होती है। तो इस एरिया में बहुत ही संभावना है। और उन ट्रेनिंग के बाद में हमने देखा कि काफ़ी कुछ लोगों ने नई यूनिट्स भी लगाई, बहुत यूनिट्स भी लगाई। कई बार उनसे हम मिलते हैं, बात भी होती है, वो कहते हैं साहब मैंने तो शुरू में तो 5 या 10 से शुरू किया था, लेकिन आज मेरे पास में 50-60 भी हैं, कई ऐसे भी जो 100 तक भी हैं। और 1-2 लोग ही मुझे उनमें से मिला जिसने पता नहीं क्यों कि उसको सबको बेच दिया, बाकी सब बढ़ाते ही जा रहे हैं, है ना। और अगर मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं और उनमें से अगर 80-90 बढ़ा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 50 बढ़ाते हैं तो भी इसका मतलब उसका सब ठीक है, सब ठीक है। मान लो 100 ने शुरू किया और पता लगा 2-5 ही कर रहे हैं, इसका मतलब तो उसमें उस टेक्नोलॉजी में या उस तकनीक में ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन मान लो 100 में से 50 कर रहे हैं या 50 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ ठीक है। और इसको तो हम लोग बाग देखो, मैं आपको बताऊँ, कोई कहता है कि ये चलता फिरता ATM है। घर में जब जरूरत पड़ी, बच्चे की फीस आ गई तो एक बच्चे की फीस आ गई, ये हकीकत में नहीं, सही बात है भाई, ये चलता फिरता ATM है। घर में कभी कोई शादी ब्याह आ गया, अगर बच्चों की फीस आ गई, कोई कपड़ों की जरूरत पड़ी, कोई देखो रोज़ पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। तो फसल तो हमें साल में 2 ही बार मिलती हैं, या तो अभी, है ना, और या फिर दीपावली के पास में खरीफ वाली काटते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर मर्जी हो कि भाई हमें आज पैसा चाहिए तो हम आज भी दे सकते हैं। और इसमें कई लोग, मैं आपको बताऊं, हम हमारे तो जैसे स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के कई बार प्रोग्राम होते हैं, जाते हैं, मैं देखता हूँ कई लोगों ने इसमें इतना बढ़िया काम किया है। आजकल ये जो आ गया उसके बाद में इसका नफ़ा और नुकसान दोनों है, लेकिन इसमें कई लोगों ने अपने अच्छी वेबसाइट जैसे बना रखी हैं, है ना। उनके पास में क्या है, सोशल मीडिया से वो जगह जगह डालते रहते हैं, मेरे पास में इस नस्ल का, इस तरह का बच्चे हैं। जब कोई जैसे ईद वगैरह आते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और इसमें तो ये बैठे सज्जन जी, ये इसके मास्टर सोशल मीडिया का, आपका तो पता नहीं है कि नहीं, मुझे पता है, डेली ये एक जरूर डालते हैं, मतलब डेली कुछ ना कुछ
उसमें डालते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को उसकी जानकारी मिलती रहती है भाई कहाँ क्या हो रहा है। तो आजकल वो बातें नहीं रही, मतलब पूरा संसार एक तरह से गाँव हो गया, पूरा संसार गाँव हो गया, इसमें सब कुछ है, मतलब ये अमृत भी है तो ये जहर भी है। आप चाहो तो इसका फायदा भी ले सकते हो और आप चाहो तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए जो भी काम करें अच्छे से करें। एक मैं और आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप शुरू करें, मान लो जैसे यहाँ 3 दिन में आपने अच्छी जानकारी मान लो ली और सब कुछ सीखा, लेकिन काम को हमेशा थोड़ा छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए। करते हैं तो ही सीखते हैं। मान लो इन्होंने ठीक है नस्ल का भी बता दिया, खाने का भी बता दिया, उसके आवास का भी बता दिया, उसके टीकाकरण का भी बता दिया, मोटी मोटी ये 4-5 बातें ही हैं। और उसके बाद में एक बात आती है मार्केटिंग की कि मतलब कहाँ बेचें, कैसे बेचें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। लेकिन फिर भी ये चीज़ें तो सब अपन सैद्धांतिक सीखते हैं। जब इस दौर से गुजरते हैं ना तो कई चीज़ों की समस्याएं भी आती हैं। कई चीज़ें वो कहते हैं ना कि भाई कर करके सीखते हैं, ठोकर खा के सीखते हैं। तो थोड़ा काम को हमेशा छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए कि जो भी कोई दिक्कत आई, मान लो कभी कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ तो भी छोटा ही हुआ, और फिर जब एक बार आप 0 से लेके हीरो तक बन गए, उस पूरे में से निकल गए, गुजर गए एक दौर, उसके बाद आप लोग फिर कहीं दिक्कत आने वाली बात नहीं है। मान लो पढ़ने शुरू किया और पता लगा कि नस्ल तो इन्होंने बताई थी कि यहाँ सिरोही नस्ल अच्छी होगी, लेकिन मैं लाया था कहीं से, वो पूरी प्योर नहीं थी, है ना, या उनमें कोई इन्फेक्टेड थे, या इन्होंने मान लो कुछ खाने पीने की दाने की बताई लेकिन अपन वो पूरा प्रॉपर कर नहीं पाए, या हो सकता है मैंने किया वो उसको थोड़ा सूट नहीं हुआ, वो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा पूरा। तो एक बार जब हम पूरा 0 से लेके ऊपर तक पूरे गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद में हमें पता लग जाता है कि भाई कहाँ मेरी गलती रही थी, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ कि मुझे और थोड़ा सा 2 पैसे का मुनाफा ज़्यादा मिले। तो ये तो ATM ही नहीं, ये तो एक तरह से रेफ्रिजरेटर भी है, फ्रिज भी है। आज तो ठीक है गांव में घर घर में बिजली भी है, फ्रिज भी है, सब सुविधाएं हैं। गांव में कोई मेहमान आ जाता तो गांव में सरस पार्लर भी हो गए, पिज्जा थैली लिया, दूध, है ना। पहले कहाँ था, पहले तो एक बकरी ऐसी होती थी कि मर जाए, जब अगर मेहमान आ गया निकाला दूध, उसको चाय पिला दी। तो ये बहुत ही एक अच्छा मतलब धंधा है काश्तकार के लिए। और देखो पशुपालन के बिना खेती अकेली चल नहीं सकती। हमें अगर अच्छी खेती करनी है तो साथ में पशुपालन जरूरी है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। पशुओं के बिना खेती अधूरी है, खेती के बिना पशु अधूरा है। दोनों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। चाहे आप डेयरी करें, गाय की करें या भैंस की करें या बकरी पालन करें या भेड़ पालन करें, जो भी करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। फिर आप थोड़ा और भी काम कर सकते हैं कि जैसे इस तरह के कुछ पेड़ लगा सकते हैं कि वो कम टाइम में बहुत जल्दी बढ़ें और बहुत ही अच्छी खुराक देने वाले हों। जैसे अपने यहाँ अर्डू है, वो बहुत अच्छा बढ़ता है। अगर अभी आप खेत में बाउंड्री पर भी गड्ढे बना के छोड़ दिए और जैसे ही मानसून का टाइम आता है, आपने अगर वो अर्डू के पेड़ लगा दिए 10-10 फीट या 15-15 फीट की दूरी पर लगा दिए, और एक मानसून का पीरियड अगर उन्होंने निकाल दिया, सही से निकल गया, तो उसके बाद में उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपने 100 लगाए, उसमें से 5-10 मर गए, लेकिन अगर 80-90 बच गए ना, एक मानसून का पीरियड निकल गया, उसके बाद में आगे ठंडा टाइम आ जाता है अक्टूबर के बाद में लेके और मार्च अप्रैल तक, उसके बाद में उसकी जड़ इतनी गहरी चली जाती है कि उसको कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। तो अर्डू एक बहुत अच्छा पेड़ है, बकरी उसको बड़ा पसंद करती है, इवन की जो गायें हैं, भैंस हैं, वो भी बहुत पसंद करती हैं। उसके हरे पत्ते बहुत ही न्यूट्रिशनल होते हैं, पौष्टिक होते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि अर्डू की लकड़ी बड़ी महंगी बिकती है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है। कल परसों कोई कह रहा था कि 7 से 8 रुपये किलो तक इसकी बिकने लगी। तो एक तरह से आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में, भाई पेड़ भी आपको कहीं से खरीद के लाने की कहाँ जरूरत है। इस टाइम अर्डू के खूब बीज बन रहे हैं, आप उसका बीज इकट्ठा कर लो, एक क्यारी सी बना के उसमें डाल के उसके पौधे तैयार कर लो, और जैसे ही बारिश का टाइम आए गड्ढे अभी बना के छोड़ दो। और यूँ कि भैया मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश आने लग गई, एक बारिश बढ़िया हो जाए, उसके बाद में निकाल के आप लगा दो, तो आपका पैसा कहाँ लगा दो, कहीं नहीं लगा। बीज भी आपको फ्री में मिल रहा है, पौध भी आपने ही तैयार कर ली, लगा भी आपने ही दिए, और बारिश में उसको पानी मिलता रहेगा, उसके बाद में वो कहीं नहीं जाना। 5-10 अगर मर गए तो उनको अगले साल दोबारा से लगा दो। तो एक तरह से आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में 10 साल में अगर एक पेड़ आपको 8 से 10 हज़ार रुपये देता है, तो आप तो उसमें कहाँ में हर साल उसको काट करके आप बकरी को या भेड़ को या गाय को खिला भी सकते हो।
है ना। तो बाउंड्री पर या कोई ऐसा कोई खेत का हिस्सा है कि भाई उसमें हम कभी फसल ही नहीं बोते हैं, कभी नहीं बोया, है ना, उसको एक तरह से आप वेस्ट लैंड समझते हो, तो बीघा 2 बीघा में वैसे लगा सकते हो, नहीं तो बाउंड्री पर लगा ही सकते हैं। कुछ पेड़ और जैसे आजकल सैंजना, मोरिंगा जिसकी हम बात करते हैं, ये एक ऐसा पेड़ है सैंजना, पहले अपने गाँव में जैसे खूब उगे हुए रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से जंगली किस्म के होते हैं, है ना, उनके जैसे फली लगती है तो भी कड़वी होती है, उनके थोड़े पत्ते भी कड़वे होते हैं। लेकिन आजकल नई वैरायटी का मोरिंगा आ गया, सैंजना आ गया, और उसको तो हम, वो एक ऐसा पेड़ है, मैं आपको बताऊं कि उसको तो डायनेमाइट ट्री कहते हैं। उसमें पालक से ज़्यादा आयरन है, करौंदे से ज़्यादा आयरन है, दूध से ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, वो मतलब एक तरह से पोषक तत्वों का भंडार है सैंजना। आप वो लगाओ थोड़े पेड़, और सैंजना इस अर्डू से भी ज़्यादा सूखा सहन करता है। उसकी अच्छी किस्म के पौधे आप चाहो तो बीज मंगवा सकते हो, PKM 3 वैरायटी है उसकी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, और हम भी KVK पर उसके पौधे तैयार करके 20 रुपये में एक पौधा देते हैं। उसके खड़ी आती हैं बहुत मीठी, आप उसकी सब्जी में आप उसका सब्जी बना सकते हो, उसका अचार बना सकते हो, उसके फूल हैं उसका रायता बना सकते हो, उसकी पत्तियां उसको आप ग्रीन टी के रूप में काम में ले सकते हो। वो ज़्यादा है तो आप उसको तोड़ के भेड़ को, बकरी को, गाय को खिला सकते हो। वो जो भेड़, बकरी या गाय दूध देगी वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ और न्यूट्रिशनल और पौष्टिक होगा, है ना। तो थोड़ा जैसे जो भी कोई बकरी पालन का काम करना चाहता है ना, तो थोड़ा अर्डू है या जो ये सैंजना मोरिंगा है, जो कि बहुत ही सूखा सहन करते हैं, बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा बढ़ते हैं, ये इस तरह का भी थोड़ा प्लान आपका हो। प्लस जैसे भेड़ और बकरी चने का जो सूखा चारा होता है उसको थोड़ा काफ़ी पसंद करते हैं, अकेला तो नहीं, मिक्स करके। तो जिस टाइम पर चने वगैरह की कटाई होती है तो चारा खूब सस्ता मिलता है। तो आपकी प्लानिंग इस तरह की होगी, भाई मेरे पास में कितने पशु हैं, पूरे साल में मुझे कितना ज़रूरत है, उस टाइम पर आप खरीद करके एक साथ और उसका स्टोरेज कर सकते हो। तो वो आपका सूखा चारा हो गया। हरे चारे में ये जो 2 पेड़ बताए ये हो गए। कुछ अगर खेजड़ी हैं, हालांकि खेजड़ी की आप सब जानते हो कि खड़ी बहुत है, लेकिन आजकल कोई छांगने वाला नहीं है, अदरवाइज उसकी लोन के बराबर तो कोई पौष्टिकता ही नहीं है। चाहे हरा खिलाओ चाहे सूखा खिलाओ, तो थोड़ा सा जैसे वो मिक्स हो जाए, है ना, कुछ दाना हो जाए और कुछ खुला छोड़ने की व्यवस्था हो जाए। तो ये सब काम अगर हम करते हुए अगर करें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा हम मुनाफा कमा सकते हैं। और थोड़ा इनका वो जो अनुदान वाला या लोन वाला उस पर भी कुछ बता दिया ना। आजकल गवर्नमेंट का इसमें अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इस ट्रेनिंग की तभी इम्पोर्टेंस है, इसके सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर बड़े स्केल पर करना चाहते हो तो, है ना। भाई देखो, अगर छोटे पर करना है 10, 20, 30 पशु, तब तो किसी की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप शुरू कर दो खुद के लेवल से ही। और अगर आपको ये है कि मुझे बड़ा करना है, उनके रहने के बहुत अच्छे आवास की व्यवस्था करनी है ना, तो फिर आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। उसमें कुछ छूट है, ग्रांट है, सब्सिडी है, इस तरह का भी है, तो उसके बारे में बता दिया होगा। नहीं तो और आप थोड़ा सा जैसे इनके भी टच में रखो, कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो पशुपालन विभाग का ऑफिस है रोड नंबर 3 के ऊपर है ना, बूढ़ा मोड़ के पास में। तो कई बार कोई दिक्कत है तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हो, और कोई जिससे भी संबंधित बात है तो आप पूछ सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें देख लो तो वैसे भी किसी की जरूरत नहीं है, लगभग सब चीज़ें इसमें हैं। और ये जिले के नेपियर किंग है, तो इन वाला नेपियर है, उसको भी आप लगा सकते हो। उसको वो भी एक बहुत अच्छा पौष्टिक है। चाहे आपके पास में जिस तरह का भी पशु है तो उसको आप वो खिलाओ, उसके कटिंग्स वगैरह इनके पास में भी उपलब्ध हैं। तो इसलिए ये सब बातें थी, और मेरे हिसाब से आपका जो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा रहा होगा। आपको देखो, अच्छे का मतलब ये होता है कि आप यहाँ 30 लोग आए, 30 में से अगर 3 आदमियों ने भी काम शुरू किया तो हम अच्छा मानते हैं। और नहीं तो क्या है कि इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, और अपने घर पर हमने कोई इसको काम में नहीं लिया तो फिर उसको अच्छा नहीं मानते हैं। चाहे आपने कितना ही सीखा होगा, भाई उसका रिजल्ट आना चाहिए ना, रिजल्ट आना चाहिए। मज़ा जब आता है कि इन 30 में से 1 साल बाद या 6 साल बाद 2 या 4 या 5 आदमी आके ये कहें कि साहब हमने वो ट्रेनिंग दी थी और आपने ये चीज़ बताई थी और आज मैंने ये इतना बड़ा काम करा, तो बड़ी खुशी होती है। भाई जो मुनाफा मिलेगा वो तो आपका ही है, हम थोड़ी लेंगे कुछ। लेकिन अगर उससे कुछ सीख के और आदमी धरातल पर कुछ काम करता है ना, और तो उसका थोड़ा सा एक आनंद अलग होता है, अलग होता है। तो इसलिए अच्छे से काम शुरू करें।
काम नया शुरू करते हैं तो बेशक समस्याएं आती हैं। देखो खेती का नाम ही समस्या है, खेती का नाम ही समस्या है। ये तो खुले आसमान के नीचे होने वाला काम है, ये बंद कमरे में होने वाला काम नहीं है। जब बारिश आती है ना, तो बाकी सब लोग घर में घुसते हैं। एक खास कार्य ऐसा है कि वो घर से बाहर भगता है या नहीं भगता है। तो खेती का नाम ही समस्या है, अपन सब जानते हैं इसको। लेकिन अगर हम मन से करते हैं और उसमें देखो, वो कहते हैं ना कि मेहनत के पसीने का जो मोती होता है ना, उसकी खुशबू, उसका आनंद भी अलग होता है। अगर अपन करते हैं उसमें 2 पैसे का अपने को मुनाफा मिलता है, अपने बुजुर्ग लोग नहीं कहते क्या कि भाई मेहनत का कमाया हुआ होता है, उसका आनंद एक अलग, उसका आनंद अलग होता है। तो खेती में जो कमाई होती है ना, वो बड़ी मेहनत की होती है और हर कोई नहीं कमा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा कि आजकल हालांकि बहुत टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, तकनीक का टाइम आ गया, बड़ी मशीनें भी आ गई, क्योंकि ना तो अब उतने मेहनत करने वाले लोग रहे। बात सही है या नहीं है? ये तो अब जैसे अपन गेहूं की बात करें, ये कटाई वाली मशीन आ गई नहीं, अपने जिले के अंदर लगभग 1 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोते हैं और 1 हेक्टेयर में मतलब 10 बीघा, 1 बीघा में गेहूं कटाई में 4 या 5 आदमी लगते हैं, काटने और बांधने में। हेक्टेयर में 40 से 50 आदमी हो गए हेक्टेयर में। तो आप सोचो 1 लाख हेक्टेयर में कितनी लेबर की आवश्यकता हो गई। ये तो मशीनें चल गई, तब काम हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ आगे जो खेती होगी ना, ये अब टेक्नोलॉजी से ही होगी, बिना टेक्नोलॉजी के पार पड़ती नहीं है। भाई क्यारियाँ थी, आज दिन में तो कोई क्यारी घोड़ा मोड़ आदमी है कि ये तो फुहारे हैं तो काम चल रहा है, फुहारे से आगे अपने ड्रिप आ गया, मिनी आ गया। तो कहने का मतलब टाइम के साथ में नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है और इंजन भी आ गई। हाँ, और आप लोग टेक्नोलॉजी को अपना भी रहो। लेकिन देखो इसमें 2 बातें होती हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसको तो सबसे पहले अपनाता है, वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाता है ना। उसको हम बोलते हैं इनोवेटर। उसने सबसे पहले कोई नवाचार किया, तो अपनाया तकनीक को। मेरे को वो दिन भी याद है कि आज से 20 साल पहले कुछ लोगों ने पैंचुए 20 साल पहले 500 रुपये में बेचे थे, 500 रुपये किलो में बेचे थे आज से 20 साल पहले, और आज पैंचुआ बिकता है 200 रुपये। वो नई चीज़ आई थी, लोगों ने जिसने फायदा लेना था वो तैयार कर लिए, भेज दिए। आज कोई पूछता नहीं है, समझ रहे हो ना। 10 साल पहले जैविक खेती नई चीज़ आई थी, जो शुरू किया, जो उसके बारे में जानता था, थोड़ा कर लिया, मार्केटिंग कर लिया, बढ़िया पैसा कमाया। आज सभी कहते हैं मैं ऑर्गेनिक करता हूँ, ऑर्गेनिक करता हूँ, ऑर्गेनिक करता हूँ, चाहे वो करें नहीं करें। भाई मैं ये नहीं कहता कि सब नहीं करते हैं, कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन अब वो मुनाफा नहीं है जो 10 साल पहले। तो मेरा कहने का मतलब कि जो सबसे आगे चलता है ना, उसको थोड़ा सा, हालांकि उसके रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होते हैं, थोड़ा जोखिम भी होता है ना। और एक कहावत भी है कि बिना रिस्क के कोई मुनाफा नहीं है, मुनाफा लेना तो थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इसलिए खेती में रिस्क भी है, खेती में मेहनत भी है, लेकिन खेती में कुछ लोग बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं काम सा चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि घाटा हो रहा है। भाई चीज़ एक है, लेकिन देखो 3 तरह के लोग हो गए ना। एक कहते हैं मैं तो लाखों में कमा रहा हूँ, एक कहता है कि ठीक है, ना घाटा ना फायदा, ठीक है, एक कहता है संभाला दे। तो 3 बात हो गई ना। तो इसलिए जो थोड़ा सा साइंटिफिकली करता है, वैज्ञानिक तरीके से करता है, सीख के करता है, अनुभव से करता है, टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए करता है, वो निश्चित तौर पर मुनाफा कमाएगा। और नहीं तो ठीक है, तू बाजार जाए बाजरे को बीज ले दी, वो ले दियो, अपन वही कौन करो कि वो 30-60 दिन वाले, 90 दिन वाले, 100 दिन का है, बारिश लेट आई, जरूरत थी 60 दिन वाले की, आप जाते गए दियो ले दी, दुकान वाला का कहना पड़ेगा 100 दिन वाला, वो दे दियो, 92 60 दिन वाला दे दियो, 100 दिन वाला, आपको तो कहाँ फायदा होगा। फिर आप तो गाँव मार पास एक कारण दे दियो, मेरे खेतों पाते ही बटे भी जाने को कोनी टेम तो बिकी पेटिंग भी करो ने कौन सो पड़े पहले और बिम भी मिल को वो बायो और में दे रहा है, वो दुकान वालों को आप दे दियो, तो दुकान वालों को दे दियो, उसके वो भी दे दियो, वो लेकिन गड़बड़ तो आपने भी है भाई, बेटी साफ करने के लिए बिम मिक्स हुए। फिर जब कोई 99 की बात आई तो आया क्या कभी 20 दिन पर 99 गिरा दो, आप 25-30 दिन तक तो खेत में गया ही देखो तो लगी होगी बाजरो तो छूटो घास फूटो, लेकिन कोई फायदा ही हो गए हैं। अब फिर देखा देखी को खेल के यार पड़ोसी दुआई गिरी, आजकल बाजरा घास की दुआई आएगी, आप भी गिरना पर गिरनी चाहिए 15 दिन पहले गिर रहे, आज घास कम बढ़ रहे हैं, बाजरू ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फायदा हो नुकसान ही हो। भाई चीज़ 15 दिन पहले पड़ती तो ठीक ही,
बाजरे की पाई वैरायटी 60 दिन वाली आती तो फायदो हो, तो कोई बीज पेटिंग थोड़ो अलग साफ कर हुआ था तो फायदो हो, है ना। तो खेती में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं नॉन बेनिफिट इनपुट, उसमें पैसा नहीं मिलता है और फायदा मिलता है। जैसे टाइम पर बुआई आज करनी है और कर रहे हैं 15 दिन बाद, आज करेंगे तो भी वही पैसा लग रहा है, 15 दिन बाद करेंगे तो भी वही पैसा लग रहा है। आज आने का 5 मिनट भी तक उड़े, 15 दिन बाद आने 3 मिनट भी तक उड़े, तो फर्क वाग नहीं हुआ। ये नॉन मॉनेटरी इनपुट हैं जिसमें पैसा नहीं लगता है, हमें थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए खेती में जागरूकता बहुत बड़ी है, तभी तो कहते हैं ना बुजुर्ग लोग कि खेती धन्या खेती। खासकर मैं वही मानता हूं जो दिन में एक चक्कर खेत का काटे। अगर आप खेत में गए ही नहीं तो फिर आपको कैसा पता लगेगा कि भी कौन है पानी कौन लगे हो, या भी कौन है कमाती साई रही है, या बड़े सी बीमारी लाग रही है, या बड़े सी घास है, या बड़े सी कीड़ों लाग रही है। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। तो इसलिए जो भी काम करते हैं छोटे स्तर से शुरू करो, उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का उसमें समावेश होना चाहिए। जो भी वैज्ञानिक हैं या अधिकारी हैं या जो कोई कर रहा है उनके थोड़ा सा संपर्क में होना चाहिए, उनसे थोड़ा ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर ये सब बातें लेके चलेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें मुनाफा मिलेगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। मुझे परसों पता लगा कि आप इस तरह की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने 1-2 बार आपको पहले कहा भी, मैंने कहा मेरे पास साइंटिस्ट नहीं है पशुपालन का, लेकिन आप कैसे भी करके 1-2 ट्रेनिंग करवाएं। इनकी भी मजबूरी थी कि कहीं से बजट नहीं आ रहा था, मैंने पूरी कोशिश भी कहीं से दिलवाने की करी, लेकिन वो मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। आज दावत तो लेट हो गई, मार्च आ गया, अगले बजट में देखेंगे, है ना। तो इसलिए कई बार मन में इच्छा तो होती है कुछ करने की, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी आपने ये इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, मैं आपको बड़ी शाबाशी देता हूँ। और जो जिस तरह से आप सब लोग इतनी देर से सुन रहे हो, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सभी लोग इंटरेस्टेड वाले हैं। मतलब देखो 2 बातें होती हैं, एक तो ठीक है इन्होंने कर ली, अपने को कहीं से पता लग गया, आगे बैठ गए, बोलने वाला बोल रहा है, आप यहाँ दाएं बाएं देखा, सुनने में इंटरेस्ट ही कोई नहीं, क्योंकि हमारा करनी को नहीं, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। लेकिन जो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि आप बड़े इंटरेस्ट से हर एक बात को बड़े मन से सुन रहे हो, और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि आप काम भी शुरू करोगे। मैं केवल आपको इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मेरे पास में पशुपालन का वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर तक नई भर्तियाँ हो जाएंगी, आ जाएंगे, उसके बाद में रेगुलर ट्रेनिंग भी शुरू कर देंगे। जब भी कोई दिक्कत हो, मेरे पास समाधान नहीं तो हम आपको रास्ता बताएंगे, भाई मेरे पास नहीं तो आप इनसे बात करो, इनके नहीं तो पशुपालन वालों से करो, नहीं तो दूसरे कोई केमिकल साइंटिस्ट उनके नंबर दे देंगे, उनसे कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमें कहोगे हम आपको ट्रका देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो मदद हम कर सकते हैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं, आप अच्छे से मन लगा के काम करो। इन्हीं सब बातों के लिए एक बात आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आप यहाँ मिले, और एक तरह से ये जिले के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखो ना, वो कहते हैं ना लैंप पोस्ट, एक इंग्लिश में शब्द है लैंप पोस्ट। जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है, लाखों माइल्स का होता है, उसमें जहाज चलते हैं। आजकल तो उनमें भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, GPS आ गई। पहले के ज़माने में क्या होता था, उसमें वो लैंप लगे होते थे, तो वो जहाज उस लैंप को देख के चलते थे, उसको लैंप पोस्ट बोलते हैं। मतलब जहाज के लिए यूँ मानो कि वही एक तरह से ऑक्सीजन होता था। तो मैं इस तरह के जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनको लैंप पोस्ट मानता हूँ आपके लिए, कि एक आदमी अच्छा काम करता है तो उसको देख के 10 आदमी प्रोत्साहित होते हैं, 10 होते हैं तो फिर उनको देख के 10 होते हैं, है ना। तो इसलिए जिले में कुछ काश्तकार बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा नाम भी है, अच्छा उनको मुनाफा भी मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे बकरी पालक बने। तो इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि मेरे को जब परसों पता लगा, मैंने इनको कह दिया था कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूँ 10 मिनट जरूर आऊँगा। और मेरे पास में केवीटी में केवल 3 आदमियों का स्टाफ है, एक मैं, एक साइंटिस्ट और एक ड्राइवर, मात्र 3, 16 में से 13 पोस्ट खाली हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता लगा इस तरह का है, तो मैंने कहा कम से कम काश्तकारों से मिलना होगा 10 मिनट। खाली जानकारी के लिए बता दें, 755 कृषि विज्ञान केंद्र ही बात है, डॉक्टर साहब को पहले नंबर पर है। जिले के किसानों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं ये कहूँ कि मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो
आप यहाँ होते नहीं, सपोज एक भी नहीं होते, तो हम किसको सुनाते? भाई किसको सुनाते आप बताओ? तो इस बार भी अपना ये विकेट एक बार फिर पूरे इंडिया में फर्स्ट आया है, फिर दोबारा। और मैं उसमें सबसे बड़ा जो मानता हूँ, मैंने मेरे को पूछा, मैंने यही कहा, मैंने कहा पहला मैं मानता हूँ कि भाई मेरे ऊपर जो अधिकारी हैं कि हर तरह की सुविधा मुझे देते हैं, उनके बिना भी नहीं हो सकता। बट दूसरा जो सबसे बड़ा सहयोग है जिले के किसानों का, जिले के किसानों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खुशी की बात है कि अपना के भी पूरे देश में एक अच्छा मतलब नाम है, और आप जब भी कभी जरूरत महसूस करो आया करो, बिल्कुल जो भी मदद होगी हम बीज भी उत्तम क्वालिटी का है, हाँ नहीं बीज अपने पास में जैसे अभी गुआरी का और मूंग का है, मूंग का तो थोड़ा कम है, हो सकता है सबको ना मिल पाए, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है कि मूंग के बोने के बाद में 42 दिन तक बारिश की बूंद नहीं हुई, 60 दिन में मूंग तैयार हो जाता है, और उसमें से 42 दिन अगर एक भी बूंद नहीं है, ट्यूबवेल का पानी उसमें दे नहीं सकते, दे दें तो वो वही खत्म हो जाता है। तो मूंग का बीज पूर्ण हमारे पास में कम है, बाकी गुआर का खूब है, गुआरी का भी है, और सर्दियों वाले में तो कोई कमी नहीं है। अभी अपने पास में गेहूँ हुआ है लगभग 700 क्विंटल गेहूँ का बीज अपने फार्म पर, और लगभग 350 क्विंटल चने का बीज हुआ है, और 450 क्विंटल के लगभग जौ का बीज हुआ है, और 50-60 क्विंटल के लगभग सरसों का बीज, सरसों कम हुई, मरगोजा आ गया, लास्ट ईयर पाड़ा खा गया, इस बार मरगोजा खा गया। तो अच्छा सरसों के बीज में देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा सरसों में रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दूँ, क्यों दूँ कि पायोनियर वाला बीज मिलता है 1100 रुपये की, और हम देते हैं 150 रुपये। 150 प्रोडक्ट और ये हमारी गारंटी है कि जितने आप उसमें कीचड़ करते हैं, अगर इतनी करोगे तो उससे कम नहीं होगा। भाई देखो दो बात होती है, अच्छा डेमो दिया होगा, फ्री मत बोलो नहीं गाँव और गाँव भी गुंजाणु नहीं करती ना, क्यों लागता होगा फ्री नहीं, प्रदर्शन दिया होगा। कौन सा गाँव आपका? अच्छा नवलगढ़ के पास, हाँ उधर डेमो पानी लाते हैं कोई चीज है या देखो गुआर और गुआरी में आप पानी भी लगा सकते हो अगर बारिश कम है तो, और बारिश खूब हो जाए तो पानी की जरूरत नहीं है। जैसे मूंग में पानी नहीं दे सकते, मूंग ज्यादा हो कम हो वो सब ऊपर वाले पर है, साइड में ट्यूबवेल नहीं है, तो फिर आप गुआरी बो। एक्चुअली गुआर है ना उसको टाइम ज्यादा चाहिए, गुआर लगभग 4 महीने से भी ऊपर टाइम लेता है, तो अपनी जमीन ऐसी नहीं है कि 4 महीने तक नमी को पकड़ के रखे। भाई अपने अमूमन बारिश आती है जुलाई फर्स्ट वीक या जून के लास्ट वीक, और 15 अगस्त को तो बारिश उसके बाद आती नहीं है, तो फिर इतने लंबे टाइम जमीन में नमी नहीं रहती। तो आप तो गुआरी बो, गुआरी उससे लगभग 30-40 दिन पहले पक जाती है, उसका अवधि उससे कम है, और जहाँ पानी कम है तो वहाँ गुआरी अच्छी होती है, जहाँ पानी खूब है तो गुआर अच्छा होता है। देखो दोनों में नफा नुकसान साथ है, पानी है गुआर बो, उसकी पैदावार ज़्यादा आती है, पानी नहीं है तो गुआरी बो, क्योंकि नहीं से तो कुछ ठीक है। तो अब गुआरी में फिर एक दिक्कत है, आप ही लोग बताते हो, और आप क्या वो मुझे तो पता है, मैं तो घरों घुटों काटता हूँ, मैं तो वो आते हैं बताते हैं। गुआरी में दिक्कत क्या है कि गुआरी का जैसे तना यहाँ है, उसके चारों तरफ इतनी दूर तक डाली आ जाए, लाव नहीं कर पाऊँ दिक्कत आप। तो ये इसलिए लोग गुआरी को थोड़ा कम पसंद करते हैं। बाकी बकरी वालों को तो गुआरी ही बोनी चाहिए, बकरी वालों को चारे के लिए गुआरी ही बोनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी क्या है कि वो जो भूसा है वो कम होता है, और फड़ी का जो छिलका और फड़ी इस जगह बोला वो ज़्यादा होता है ना। तो जहाँ पानी कम है या बकरी के हिसाब से गुआरी ठीक है, पानी ज़्यादा है सिंचाई की सुविधा है तो गुआर।